बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंडियन इंतखाबात में मोदी के हुक्मरान जमात ने अब की बार 400 पार का नारा लगाया, लेकिन वोटर्स ने नरेंद्र मोदी की सारी उम्मीदों के बरक्स उन्हें सादा अक्सरियत से भी महरूम कर दिया। 543 में से वो सिर्फ 240 सीटें ही जीत पाए, जो उनके हदफ 400 से कहीं कम है। वो इत्तेहादी जमातों की शक्ल में बेसाखियों की मदद से तीसरी बार वजीर आजम बन तो गए हैं, मगर उनकी जीत से ज्यादा ऑपोजिशन की हार का जिक्र हो रहा है। कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी को क्रेडिट दिया जा रहा है, जो मुसलसल 10 साल, जी हां 10 बरसों से नरेंद्र मोदी के फाशिज्म से लड़ रहे हैं। अपनी मुस्बत सियासत और आवाम से जुड़े रहने की आदत ने राहुल गांधी को गैर मुतवक्के तौर पर 2019 के इलेक्शन के मुकाबले में दुगनी नशिस्तें हासिल करने में कामयाब किया। मोदी जीत कर भी हार गए और राहुल गांधी की हार का भी जश्न मनाया जा रहा है। पाकिस्तान की तरह भारत में इलेक्शन कराने के लिए निगरां सेटअप नहीं आता। नरेंद्र मोदी की वजारत उज़्मा में ही इलेक्शन कराए गए और ऑपोजिशन के दावों के मुताबिक नरेंद्र मोदी को रियासती मशीनरी और एजेंसीज का भरपूर साथ हासिल रहा। उसमें कोई शक नहीं कि नरेंद्र मोदी फाशिस्ट पार्टी का एक फाशिस्ट लीडर है, जिसने अपने मुखालफिन, खास तौर पर इंडियन मुसलमानों पर भारतीय जमीन तंग कर रखी है। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत का दावेदार इंडिया अब आमिराना तर्ज हुकूमत में तब्दील हो चुका है। इंडिया में बॉलीवुड की अक्सरियत नरेंद्र मोदी के साथ खड़ी है। यही नहीं, बल्कि इंडियन मीडिया का बड़ा हिस्सा मोदी की जेब में है। जो इख्तलाफी आवाज़ें उठती हैं, उन्हें डरा धमकाकर खामोश करा दिया जाता है। मोदी ने अपने 10 साल दौरे इक़्तिदार में पूरे इंडिया को हिंदू परस्ती पर लगा दिया, जहां अक़लियतों के लिए कोई गुंजाइश नहीं। ऐसे हालात में भी, जी हाँ, ऐसे हालात में भी ऑपोजिशन की सबसे बड़ी जमात कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने मुल्क छोड़कर भागने के बजाय इंडिया में रहकर फाशिज्म का मुकाबला किया। वो गरीब आवाम के साथ जुड़े रहे। उनकी शहर शहर इलेक्शन कैंपेन इंतहाई मुतासिरकुन रही। वो झोंपड़ियों में जाते और वहां के लोगों में घुल मिल जाते। राह चलते किसी भी बाल तराश से अपनी दाढ़ी बनवा लेते, तो कभी किसी गरीब के साथ बैठकर अपना खाना शेयर कर लेते। वो लोगों को एहसास दिलाने में कामयाब रहे कि वो कोई आसमान से उतरी चीज़ नहीं है, बल्कि उन्हीं में से एक इंडियन है। पाकिस्तान भी इन्हीं मसाइल से दो चार है। यहाँ भी कल्ट फॉलोइंग है। इमरान खान ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी कल्ट फॉलोइंग इतनी बढ़ा ली है कि उनके मुकाबले में दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आता। मोदी की तरह वो भी अपने मुखालफिन का वजूद तक मिटा देना चाहते हैं। फौज, अदालतें, ऑपोजिशन, गर्ज ये कि सब कुछ उन्हें अपनी मर्जी के मुताबिक चाहिए। उनसे इख्तलाफ करने वालों के पीछे सोशल मीडिया ब्रिगेड लगा दी जाती है, जो गालियों से शुरू होकर मौत की धमकियों तक पहुंच जाती है। हमारा सिस्टम इमरान खान की इस गालम गलोच ब्रिगेड से इतना खौफजदा हो चुका है कि कोई उनके खिलाफ जाने का रिस्क लेने को तैयार ही नहीं होता। हमारी अदालतों में अब अक्सर फैसले भी इमरान खान की फॉलोइंग की बुनियाद पर दिए जाते हैं। इंडिया में मोदी का तोड़ निकालने के लिए वहां राहुल गांधी जैसा सियासतदान मौजूद था, मगर पाकिस्तान में इमरान खान की ऑपोजिशन डर के मारे अवाम में निकलने से डरती है। नवाज शरीफ, जो इमरान खान की कल्ट फॉलोइंग का तोड़ निकाल सकते थे, वो पहले तो 4 साल लंदन में इलाज के बहाने टाइम पास करते रहे, और जब इलेक्शन का वक्त आया तो पाकिस्तान आए। जी हाँ, पाकिस्तान पहुंचकर भी अपने घर या गिनती के चंद जलसों तक महदूद रहे। भारतीय इलेक्शन कैंपेन में राहुल गांधी आवाम से जुड़े नजर आए और पाकिस्तानी इलेक्शन में नवाज शरीफ की तवज्जो सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी की लॉन्चिंग पर मरकूज रही। नवाज शरीफ और उनकी पूरी पार्टी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने को तैयार ही नहीं है। वो इसी आस पर बैठे रहे कि इमरान खान को लाने वाले ही उनके एग्जिट का बंदोबस्त करेंगे। इमरान खान को किसी ना किसी तरह सिस्टम से निकाल तो दिया गया, मगर उनका बयानिया मौजूद रहा। नतीजतन नवाज शरीफ हुकूमत में आ तो गए, मगर अभी भी कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अलावा अवाम में निकलने के काबिल नहीं है। इंडियन इलेक्शन के नताइज में जहां ऑपोजिशन की हिकमत अमली की बात हो रही है, वहीं पर इस वक्त एक सोशल मीडिया पर एक इंडियन यूट्यूबर ध्रुव राठी के भी बहुत चर्चे हैं। सार्फिन समझते हैं कि उनकी वीडियोस ने नरेंद्र मोदी की ख्वाहिश अब की बार 400 पार को हसरत में बदलने में अहम किरदार अदा किया। इंडिया के नौजवान यूट्यूबर ध्रुव राठी के यूट्यूब चैनल ने हुकूमती पॉलिसीज और समाजी मसाइल पर खुलकर तनकीद की, जिससे बड़े पैमाने पर पजीराई मिली। ध्रुव राठी ने मोदी के खिलाफ वीडियोस बनाई और वो काम किया जो इंडिया का मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं कर सका।
इंडिया के अवाम का शऊर पाकिस्तानियों से बहुत बेहतर है। उन्होंने ध्रुव राठी की वीडियोस को सीरियस लिया और उन वीडियोस से मुतासर होकर स्विंग वोटर्स की बड़ी तादाद ने अपना जहन बदल दिया। पाकिस्तान में गंगा उल्टी बह रही है। यहाँ के यूट्यूबर्स व्यूज और डॉलर्स के चक्कर में सही और गलत की तमीज ही भूल गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या डिजिटल मीडिया, एक गैर हकीकी तासुर कायम कर दिया गया है कि जो रिपोर्टर, एंकर या यूट्यूबर इमरान खान के बयानिए पर चलेगा, सिर्फ वही, जी हाँ, सिर्फ वही कामयाब होगा, सिर्फ उसी को फॉलोइंग और व्यूज मिलेंगे। वैसे कहने को तो हम सब मुसलमान हैं और अपना रज़ाक सिर्फ अल्लाह को मानते हैं, मगर जब बात डॉलर्स की आती है तो बड़े से बड़े यूट्यूबर इमरान खान के बयानिए पर चल निकलते हैं। शऊर बस इतना है कि आंखों देख कर के भी मक्खी निगले जा रहे हैं। पाकिस्तान के हालात इंडिया से काफ़ी मिलते जुलते हैं, मगर भारत की तरह फ़िलहाल पाकिस्तान में किसी बड़े बदलाव की कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि यहाँ ना तो राहुल गांधी हैं और ना ही ध्रुव राठी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हमारे साथ मेहमान होंगे और डिस्कशन के सिलसिले का आगाज़ करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं और प्रोग्राम के इस हिस्से में मुझे ज्वाइन किया हुआ है जी वेरी ऑनरेबल ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने, इंडिपेंडेंट एनालिस्ट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। मेरे साथ मौजूद है जी पीजे मीर साहब, जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। एंड लास्ट बट नेवर द लीस्ट मुझे ज्वाइन करें जी खालिद फारूकी साहब, ये भी जर्नलिस्ट, कॉलमिस्ट, एनालिस्ट हैं। तीनों मेहमानों को मैं खुशामदीद कहूँगी। और आप लोग तो जानते ही हैं कि इनको बुलाने का मकसद क्या है। इनको बुलाने का मकसद ज़ाहिरी सी बात है यही है कि जो भारत में इलेक्शन हुआ, जो हमारे पड़ोस में इलेक्शन हुआ, उसके अंदर पाकिस्तान के लिए क्या सबक है, उसके अंदर पाकिस्तान के अंदर क्या निशानियां हैं। नॉट टू फॉरगेट द कैच लाइन जो कि वहाँ की कैंपेनिंग के अंदर उस टाइम के जो नरेंद्र मोदी साहब थे उन्होंने दी कि अब की बार 400 पार, लेकिन वो 400 पार नहीं कर पाए। उस चीज़ को हम यहाँ पाकिस्तान में बैठ कर के क्यों डिस्कस कर रहे हैं? इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पर फाशिज़म का मुकाबला कैसे किया गया, इसके अंदर पाकिस्तान के लिए एक सीख भी है, एक सबक भी है, और मेरे ख्याल से कि पाकिस्तान को इस हवाले से कुछ टिप्स भी लेने चाहिए। अपने इन माहिरीन से पूछेंगे कि जो भारत के अंदर जो इलेक्शंस हुए उसमें पाकिस्तान के लिए क्या सबक है। स्टार्टिंग फ्रॉम ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, आपसे क्या हमें भारत के अंदर जो इलेक्शंस हुए हैं हमें उनसे कुछ सीखना चाहिए कि फाशिज्म से कैसे मुकाबला करना है? जी सर। बिल्कुल बनीश, देखें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वी मस्ट लर्न कि हाउ गवर्नमेंट एंड ऑपोजिशन बिहेव, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। जो हमें सबसे बड़ा इसमें लेसन मिलता है इस तरीके से कि देखिए इतना बड़ा मुल्क है, कितने मराहिल में 6 हफ्ते में वो इलेक्शन हुए हैं। मैंने नहीं देखा कि लड़ाई, मार कुटाई, धरने और जहाँ से जा रहे हो वो कर रहे हैं, बिल्कुल पीसफुल। और सेकंड जब रिजल्ट आया एवरीबॉडी एक्सेप्टेड। किसी ने ये नहीं कहा कि धांधली हुई, किसी ये नहीं कहा हमारे से ज्यादती हुई। उन्होंने ब्लेम लिया, काउंटर ब्लेम किया और उसके बाद उन्होंने अल्टीमेटली एक्सेप्ट किया। इवन उसने राहुल गांधी जो अपोजिशन लीडर, उसने कहा जी यस भी हमने अच्छे वोट लिए हैं, देव उनके साथ जो उनकी थादी पार्टी हैं, इवन बीजेपी की, हम उनसे भी कोशिश करेंगे मिलाप करने की, और अगर हम हुकूमत बना सके तो जरूर करेंगे, मशवरा करके, अदरवाइज वो होगा। और आपने देखा कि 1-2 दिन के अंदर किस तरीके से आराम से एक उन्होंने लिया, नरेंद्र मोदी ने 32 मिनिस्टर बने, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, एंड दैट एंड ऑफ इट। ये हमारे लिए बहुत बड़ा ये लेसन है कि ये जो हमारी तशद्दुद की सियासत है, धरनों की, उसके बाद ये स्ट्राइक्स कॉल की और लड़ाई झगड़े, मार कुटाई की, ये हमें वी हैव टू लीव इट, वी हैव टू बिकम नाउ शो लॉट ऑफ मैच्योरिटी। अब इतने अरसे के बाद 77 ईयर्स के बाद, बट नाउ वी शुड बी वेरी क्लियर कि कैसे करनी है। यस, आई वुड से कि इवन जो अभी डिसाइड हुआ था पहले, अब जरूर आइंदा इलेक्शन के लिए आज से हम सिस्टम कर लें कि हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल करें और फौरन जितने हमारे बाहर लोग हैं उनको राइट्स दें ताकि झगड़े खत्म हो जाए। एंड वी हैव टू मेक इलेक्शन कमीशन मोर पावरफुल, नंबर 1, ऑटोनोमस मोर, एंड थर्ड, ये जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन और लीडर ऑफ गवर्नमेंट की से सिलेक्ट होते हैं, दैट वी हैव टू डिस्पेंस विद। इट शुड कम टू जुडिशियल कमीशन से आए ताकि कोई उसमें किसी की ऑब्लिगेशन ना हो, गवर्नमेंट की ना ऑपोजिशन की, हमने आपको लगाया तो हमें आप फेवर करें। दैट शुड फिनिश फॉर वंस फॉर ऑल। दैट इज द ओनली रेसिपी पाकिस्तान के लिए कि आप जुडिशियल कमीशन से आए या कोई और सिस्टम कर लें, बट नॉट थ्रू दिस टू ऑपोजिशन और गवर्नमेंट मिलकर करें, फिर वो उसके बाद वो कहे जी ये हमने लगाया था, ये हमें सपोर्ट करे या उसको सपोर्ट करे। और इसी तरीके से पंजाब, सिंध, चारों प्रोविंस के मेंबर्स होते हैं वो भी आप इस तरीके से लगाएं ताकि सिस्टम ठीक हो। ये जरूरत है। और आई वुड ऑलवेज से कि बेहतर यही है कि ये एडमिनिस्ट्रेशन से हो, कि जजेस दे कांट डू इट, इट इज नॉट देयर जॉब, दे डोंट हैव एन आइडिया कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या होती है।
वंडरफुल So आइडियाज ब्रिगेडियर हारिस great नवाज 22. साहब, बट आई वुड रियली लाइक कि आप इसमें ये भी ऐड करें कि एज ए स्पेक्टेटर, बिकॉज डेफिनेटली भारत के अंदर हमारे कोई स्टेक्स नहीं है, लेकिन वन ऑफ द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी, वन ऑफ द बिगेस्ट डेमोक्रेसी एटलीस्ट, और हमसाया है, डायनामिक्स बड़े इंटरेस्टिंग है। लेकिन सर वहाँ पर आपको किसकी कैंपेन अच्छी लगी? मोदी सरकार की जो कह रहे थे कि अब की बार 400 पार, या राहुल गांधी की? आपने राहुल गांधी का 2 दफा जिक्र किया। डिड यू रियली लाइक हिज कैंपेन सर? नरेंद्र मोदी और उसका जो चार का टोला है, जो कि दहशतगर्दों का आई वर्ड से विजन यही है, जिसमें नरेंद्र मोदी है, अमित शाह है, राजनाथ सिंह और उसके अजीत डोभाल। उनकी विजन ये है कि जी वो माइनॉरिटीज को दबाएं, अखंड भारत को लेके चले, हिंदुत्व को लेके चले। उसमें पूरा जोर कर लिए कि उनके, आपने देखे कि जो उनकी कांग्रेस के अकाउंट्स फ्रीज कर दिए, जितने ऑपोजिशन लीडर थे उनको अरेस्ट कर लिया, उनको कोर्स किया, उनको मजबूर किया कि पार्टी छोड़ें। उसके बाद उनके इंटेलिजेंस ने उनको दबाव डाला। कोर्ट 60% उन्होंने अपने साथ कंट्रोल किए हुए थे। ये के बावजूद जो वो हारे इलेक्शन, ये बहुत बड़ा इलेक्शन है। ये बात ठीक है, आपकी बात 400 पार ये इसलिए नहीं कर सके कि उन्होंने मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास से कुछ किया, और अपोजिशन में जो सप्रेस किया और माइनॉरिटी से जो किया, जिसकी वजह इनके खिलाफ वोट गया, इसको कांग्रेस से एक्सप्लॉइट किया। राइट पीजे मीर साहब, कुछ सिमिलैरिटीज़, ये जो अभी जवाब दिया, कुछ हमारे इंतखाबात में 2018 में भी कुछ ऐसा हुआ था ना, जिस तरह नरेंद्र मोदी ने नारा लगाया कि 400 पार करना है, लेकिन 400 पार तो छोड़े, वो 300 पार नहीं कर सके, कोई 240 पर आके उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया था। उसी तरह जब 2018 में पाकिस्तान में इलेक्शंस हुए तो बहुत सी जो अपोजिशन थी, नवाज शरीफ फॉर दैट मैटर, मरियम नवाज फॉर दैट मैटर, दे वर नॉट अलाउड टू कंटेस्ट इलेक्शंस, लेकिन इसके बावजूद जो है इमरान खान साहब मेजॉरिटी नहीं ले पाए थे, उनको मांगे तांगे की हुकूमत बनानी पड़ी। 2024 में भी सिमिलरली यही कहानी है। सर क्या सबक है हमारे लिए भारतीय इलेक्शन का? भी आते हैं या इलेक्शंस में जाते हैं, वो अपने अपने नारे लगाते हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हमें मेजॉरिटी मिलेगी, ये होगा। पर्टिकुलरली यहाँ पाकिस्तान में तो पीपल्स पार्टी बड़े नारे लगाती है, नून भी लगाती है, ये पीटीआई भी लगाते हैं, तो ये एक नेचुरल एक चीज होती है। सो वन शुडंट बी वरीड अबाउट इट। लेकिन हमारी जो पॉलिटिक्स है पाकिस्तान में, वो बड़ी एक मायोपिक है इन द सेंस कि वो इंडिया सेंट्रिक है। देखो, इंडिया की अपनी रिलेशनशिप्स हैं विद द अरब कंट्रीज, विद द वेस्ट, विद एनीबॉडी एल्स। हम हर चीज को इंडिया के अंदर उसको मुलव्वस करते हैं। वी हैव गॉट टू गेट आउट ऑफ दिस सिंड्रोम। ब्रिगेडियर साहब ने अच्छी बात की, लर्न फ्रॉम देम। उनकी जो हुए ठीक है, उनके अंदर भी जो 19-20 है, ही वांटेड अ क्लीन स्वीप, उसकी गवर्नमेंट नहीं बन रही थी। आम आदमी के राउंड अबाउट 3 लोग जो इस वक्त है, उन्होंने रिजाइन कर दिया है। 4 जो हैं, उन 4 की सीटों पे इलेक्शंस होंगे आगे, आम आदमी के जो दे आर कन्वर्टिंग इनटू बीजेपी। सो लोग वहां भी इस तरह ही करते हैं, बट दे डू इट इन अ सिस्टमैटिक, इन अ डिसेंट पॉलिटिकल मैनर। हम वो लोग करते हैं। अब आगे इलेक्शंस आ रही हैं 4 सीटों के ऊपर, लेट्स वेट एंड सी। लेकिन साथ साथ आपने एक चीज देखनी है कि जो इलेक्शंस वहां हुआ था, यहाँ बड़ा शोर था जी कि बड़ा वो इस्लामिक या मुस्लिम सेंट्रिक इलेक्शंस होंगे, ऐसी बात नहीं थी। एक कार्ड खेला गया, खेलते हैं कार्ड, हर बंदा खेलता है। कांग्रेस ने भी इधर से खेला, इधर से इन्होंने भी खेला, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मुसलमानों ने भी उनको वोट दिया, बीजेपी को। और लेकिन बदकिस्मती ये है कि मुस्लिम कैंडिडेट्स इतने नहीं थे जितने होने चाहिए थे। अब आपने एक इम्पोर्टेंट सवाल किया कि व्हाट विल बी द इंडियन व्यू पॉइंट आफ्टर दीज इलेक्शंस। देखो, इंडिया हैज टू अंडरस्टैंड, एंड सो मस्ट वी, कि वी हैव टू लिव टुगेदर। और हमने जब एक दूसरे के साथ मिल के रहना है, तो हमने अपने जो गन्स हैं उनको लोअर करनी है। मैं उन गन्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पॉलिटिकल गन्स की बात कर रहा हूँ। हमने टोन्स को नीचे करना है, हमने प्रोवोकेशन को नीचे करना है। वहां से अगर कोई प्रोवोकिंग नीचे से हॉक बोलता है, तो हमें उसको उस तरह रिस्पॉन्ड नहीं करना। आपने देखना है कि आपकी जो टॉप लीडरशिप है वो क्या बात कर रही है। सो बेसिकली दिस इज अ टाइम फॉर पीस एंड रिकंसिलिएशन। यस, हमारे 2 मसले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो पानी का है, दूसरा कश्मीर का है। अब हो सकते हैं, नो बिग डील। अगर बर्लिन वॉल टूट सकती है, तो मेरा नहीं ख्याल है कि ये भी हम क्या बात की है, जबरदस्त। राइट, आई कंप्लीटली एग्री पीजे। आई गेट बैक टू यू खालिद फारूकी साहब, मैं आपको यहाँ पे शामिल करना चाहूँगी विद अनदर क्वेश्चन, जो कि हमें डिस्कशन के अंदर मजीद आगे लेकर के जाएगा। एक चीज़ जो कि हम शायद अंडरमाइन कर रहे हैं, क्योंकि शायद पाकिस्तान के मसले इतने बड़े बड़े हैं कि डेमोक्रेसी यहाँ पर लूली लंगड़ी है, इलेक्शन कमीशन का रोल यहाँ पर बड़ा महदूद सा है, इख्तियारात बड़े महदूद से हैं, व्हाट्सोएवर जो भी मसले मसाइल हैं। लेकिन सर वहाँ पर सियासतदानों का किरदार, राहुल गांधी की जो कैंपेन थी,
मतलब गांधी फैमिली की एक हिस्ट्री है, उस तरह की कैंपेन नवाज शरीफ साहब क्यों नहीं कर पाए, उस तरह की कैंपेन मरियम नवाज क्यों नहीं कर पाई, उस तरह की कैंपेन बिलावल भुट्टो क्यों नहीं कर पाए, उस तरह की कैंपेन आसिफ अली जरदारी क्यों नहीं कर पाते? देखिए, पाकिस्तान में सियासत अपने अंदाज से होती है और बहुत खूब होती है। उसमें खामियां जो खराबियां हैं वो भी हमारे सामने आ जाती हैं। और हमने तो इलेक्शंस में जाहिर है यहाँ बड़ी कैंपेन देखी है, बिलावल भुट्टो ने बड़ी कैंपेन की, मरियम नवाज ने भी की, लेकिन जाहिर है कि अवाम का टिल्ट जब उनकी तरफ उस तरह से ना हो जैसे माजी में था, तो हमें उनकी कैंपेन बेजान नजर आती है। पर असल मसला जो मैं पहले आपके क्वेश्चन जो आप पहली बात कर रही हैं उसकी तरफ यह हूं कि जहां से पाकिस्तान को लर्न करने की जरूरत है वो ये है कि भारत में जो मईशत की बेहतरी का ढंढोरा पीटा गया और मईशत उनकी बेहतर हुई जरूर, लेकिन उसके पॉजिटिव असरात जो थे वो पब्लिक तक नहीं पहुंचे, आम गरीब आदमी तक नहीं पहुंचे। उस गरीब आदमी ने वहां का जो बिलियनर था उसको और उसकी पार्टी को शिकस्त दी है। आप ये देखिए ना, जो भूख नंग भारत में थी क्या कितनी कम हुई वो, क्योंकि वो वहीं पे मौजूद है, इसलिए दलित बहुत बड़ी तादाद में जीते। सर भूख नंग चाहे कम हुई हो या ना कम हुई हो, सर मैं तो एनवी करती हूँ जिस तरह से उन्होंने कल्ट फॉलोवर्स को और एक कल्ट फॉलोइंग के साथ जो है एक उन्होंने मैच डाला और उसको हराया। सर यही तो पाकिस्तान का मसला है। अब पीटीआई का मैंने देखे, हाँ जी 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 सर जी मुकम्मल कर लें। फिनिश में यही अर्ज करने लगा हूं कि उन्होंने एक तो यह है कि वहां रोटी ने राम को शिकस्त दी है, जो राम टेम्पल का शोर मचाया था ना, रोटी ने उसको शिकस्त दी है, पेट ने शिकस्त दी है उसको। और दूसरी बात यह है कि नफरत और मुनाफरत की और फाशिज्म की जो सियासत वहां पे थी उसको भी शिकस्त हुई है। लोगों ने अपने आइन को बचाने की कोशिश की है, और जो आइन वहां का सेकुलर आइन है, हम बड़ा भारत के सेकुलर आइन के बारे में बड़े फिक्रमंद रहते हैं। खुद हमारे यहाँ सेकुलरिज्म नाम की कोई चीज नहीं है, तो वहां पे जो सेकुलर आइन को उन्होंने अपने को बचाया है। हमें जो सबक सीखने की जरूरत है वो ये है कि क्या पाकिस्तान अपने मुल्क के अंदर हम हमारी एस्टेब्लिशमेंट और हमारी सियासी जमातें जो हैं, क्या जमहूरी सबक कुछ सीख सकती हैं? क्या यहाँ वोट को इज्जत मिल सकती है? क्या हम ये समझ सकते हैं कि जो एक गरीब आदमी जो है उसके भी कोई राइट्स है? वहां पे देखिए ना, पॉलिटिकल पार्टीज जो कांग्रेस ने जो फतह तो नहीं उसने हासिल की, लेकिन पहले से जाहिर है कि जब उसकी डबल सीटें हो गई तो हम समझेंगे कि उसकी अच्छी परफॉर्मेंस रही। लेकिन इस सारे कुछ के पीछे पब्लिक ने अपनी मजबूरियां भी तो खड़ी की है ना। अगर अयोध्या में बीजेपी हार जाती है और अगर उनका वो हीरो भी हार जाता है जो राम का रोल प्ले करता रहा, तो इसका मतलब है कि लोग इस चीज को, इस मजहबी मुनाफरत को और फैशिज्म को पसंद नहीं करते। पाकिस्तान में आज जिस चीज की सबसे बड़ी जो जरूरत महसूस की जा रही है वो ये है कि आप क्या हेट की सियासत को कम कर सकते हैं। जैसे ब्रिगेडियर साहब ने भी कहा कि वहां तो धरने नहीं होते, इस तरह नहीं होते। धरने वहां भी हुए, हमने वहां सिखों के मुजाहरे देखे, हमने वहां किसानों के मुजाहरे देखे, उनके धरने देखे। हमने ये भी देखा कि वहां लाल किले के ऊपर लोग चढ़ गए थे, वहां पे उन्होंने इंडिया का परचम उतार फेंका था। लेकिन ये सारा कुछ जो था उसके बाद वहां की हुकूमत ने उसको जमहूरी तरीके से उससे निपटे और जमहूरी तरीके से उन्होंने इलेक्शन लड़े भी, और उस जमहूरियत के तसलसल ने वहां पे, जमहूरियत का जो तसलसल है उसने वहां पे पॉपुलर सियासी जमात और पॉपुलर कल्ट जो है उसको शिकस्त दी है। मेरा ख्याल है कि हमें वहां से ये सबक भी सीखना चाहिए कि हम ये जो हम इधर उधर की सियासत कर रहे हैं ना, बुनियादी मसला मईशत का है, बुनियादी मसला अवाम की हालत को सुधारने का है। हमारे कोई भी नारी, हमारी कोई भी शख्सियत काम नहीं आएगी अगर हमने हालात ठीक ना किए, लोगों के, गरीब अवाम के हालात ठीक ना किए। अगर गुर्बत इसी तरह रही, महंगाई इसी तरह से रही, बेरोजगारी इसी तरह से रही, तो फिर जो जिस तरफ पीजे मीर इशारा कर रहे हैं कि बर्लिन की दीवार टूटी, बर्लिन की दीवार टूटने से उनको पता है कि वो गुर्बत थी और वो जो मशरिक और मगरिब के दरमियान थी, वो उधर हालात नहीं जाने चाहिए, हालात को अपने कंट्रोल में रखना चाहिए। गुर्बत फिर किसी सरहद की तरफ नहीं लेके जाती, गुर्बत बाउंड नहीं रहती। गुर्बत का गरीब जो है गुर्बत का सर, गुर्बत का मसला इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एक लीडर नहीं है, एंड आई रिपीट इट, नॉट इवन अ सिंगल लीडर। ये जो पीटीआई वाले बड़े खुश हो जाते हैं ना कि जी इमरान खान बड़ा पॉपुलर लीडर है, उनको खुश होने की कोई जरूरत नहीं। नॉट इवन इमरान खान, कोई एक लीडर अवाम के साथ कनेक्ट नहीं करता, कोई एक लीडर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के बगैर अवाम में नहीं जाता। सर राहुल गांधी को देखें, मैं यही आपको बता रही हूँ ना, मैं तो उसको हसरत की निगाहों से देख रही थी कि भाई ऐसा भी गांधी फैमिली का चश्म चिराग ऐसा निकला, किसानों के साथ खेती कर रहा है,
नाइयों के पास जाके उसके आर्म ब्लेड के साथ अपनी शेफ बनवा रहा है, मिट्टी के साथ मिट्टी हुआ है। क्या पाकिस्तान में इमरान खान, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज ये कैंपेन कर सकते हैं? क्या वो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के बगैर अवाम में जाकर के मिट्टी के साथ मिट्टी हो सकते हैं? इसका जवाब सोचिएगा। एक ब्रेक लेते हैं, विल बी बैक। ब्रेक के बाद जी आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। मुझे ज्वाइन किया हुआ जी ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने, पीजे मीर साहब मेरे साथ हैं, मेरे साथ खालिद फारूकी साहब हैं। वंस अगेन ब्रिगेड साहब, आपसे इस राउंड ऑफ डिस्कशन का आगाज़ करना चाहूँगी। आई एम श्योर आपने अपना जवाब सोच लिया होगा। कौन सा ऐसा लीडर है जो राहुल गांधी की तरह पाकिस्तान के अंदर आम आवाम में खुल्लम खुल्ला बिल्कुल दबंग होकर के जा सके? सर, बहुत ही अफसोस की बात है कि ऑनेस्टली और राइट के एक भी लीडर नहीं है। और जो बानी पाक ये बात करते हैं पीटीआई की, उनके 3.5-4 साल की हुकूमत, देख लें व्हाट ही हैड डन इट। ही वाज नॉट अवेलेबल टू हिज एमएनएस एमपीए, तो जिसकी वजह से वो उनको छोड़ के भी चले गए। ना उनका आवाम से कांटेक्ट है। यू डोंट हैव टू बी स्टिफ नेक, पॉलिटिशियन हैज टू अंडरस्टैंड द पीपल्स माइंड, और उनके लिए आपने आवाम ने उनको क्यों चुना है वो सोचने की बात है। ये चीज़ें हमारे में नहीं है। और ये उसमें राहुल गांधी का ऑनेस्ट क्या है, इससे जिस तरीके से उसने कॉन्फ्रेंस की है, लिमिटेड टू द पॉइंट, और कहा जी कि अभी भी अगर हमारा चांस है तो हम पार्टी से मशवरा करेंगे, और उसके बाद उन्होंने बात खत्म कर दी। कोई ब्लेम नहीं किया जी बीजेपी ने ये कर दिया या इलेक्शन कमीशन ने ये कर दिया, या बीजेपी ने नहीं कहा कि कांग्रेस ने ये कर दी। दोनों ने बड़ी क्वेश्चन की, बहुत ज्यादा दबाया धमकाया, पूरी कोशिश कर ली कि वो मकसद ये था कि कॉन्स्टिट्यूशन को वो अमेंड कर लेते, अखंड भारत का ख्वाब पूरा करते, और वो माइनॉरिटीज को, मुसलमानों को, सिखों को दबा के रगड़ा लगा देते। ऐसा लगाता है ये जिसकी वजह से भी उनके खिलाफ वोट किया। और मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास बिल्कुल नहीं किया, ये भी बात ठीक है। सो इसके लिए जो हम बात कर रहे हैं कि वो आपको इलेक्शन कमीशन को स्ट्रॉन्ग कर लें, और ये एक दफा पॉलिटिकल पार्टी देखे इनिशिएटिव होता है हुकूमत के पास। आई स्टिल से कि हुकूमत को चाहिए कि एक नेशनल डायलॉग की कॉल करें, तमाम बैठे, नहीं आती पीटीए ना आए, आप अपनी जिम्मेदारी पूरी करें, सिट डाउन। आइंदा के लिए अगले 5 साल इसके बाद के लिए आप रूल फ्रेम कर लें, और उस पर सब एग्री करके ख़त्म कर दें कि जी हमने ये चीज़ें करनी। और इसके लिए इलेक्शन कमीशन ऐसे सिलेक्ट होगा, मेंबर्स प्रोविंस के ऐसे सिलेक्ट होंगे, और वो किसी के अंदर इन्फ्लुएंस भी नहीं होगा, और उसको हम ईवीएम कर लें, जो मर्जी कर लें। लेट्स डू, आइंदा के लिए इसको ख़त्म कर दें। वी कांट अफोर्ड इस मुल्क में। आप बताइए, इस वक्त धरने के साथ साथ अभी मुल्क की इकॉनमी आपके सामने, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आपके सामने, सिक्योरिटी इशूज आपके सामने, और इसके बाद फिर हम कह रहे हैं जी कि हम सड़कों पर आएंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे। आप मुझे बताइए, कैन पाकिस्तान अफोर्ड इट? किसी पॉलिटिकल लीडर को ये फिक्र है कि इसका कोई हम हल निकालें? बानी की मैं बात करता हूँ कि अगर आपको रिलीफ अभी अगर कोर्ट देते हैं, एक से एक कोर्ट का डिसीजन है, he should come and go for by elections। किसी के अपने एमएलए को छोड़वाएं, वहां से go to the assembly, sit as an opposition leader, have a role of political opposition leader 2-3 साल के बाद, then see how things move। और अकॉर्डिंगली इलेक्शन होती हैं, और आप जरूर अवाम सेलेक्ट करते हैं, आइए। लेकिन 2-3 साल यू कांट अफोर्ड। इस वक्त कैसे करेंगे मुल्क के हालात? आप मुझे बताएं, आज इलेक्शन करा दे, एक जो इन्वेस्टमेंट थी वो भी खत्म, SIF खत्म, उसके बाद आपके फॉरेन इन्वेस्टमेंट खत्म हो गई, सीपीए खत्म हो गई, चाइना का विजिट बेस्ड हो गया, सऊदी अरब पे इन्वेस्टमेंट आ रही है, दुबई से खत्म हो गई। आप जीरो हाथ पे चढ़ के बैठे, मुल्क को तबाह कर दे, अवाम को तबाह कर दे। कोई इसकी किसी को फिक्र है? दिस इज व्हाट आई से, प्लीज फील। जो मैं हमेशा कहता हूँ, मंडेला से किसी ने सवाल किया था कि आपके पॉलिटिशियन में और लीडर में क्या फर्क है? दैट के पॉलिटिकल लीडर थिंक्स अबाउट जनरल इलेक्शंस, और लीडर मुल्क की जनरेशन के बारे में सोचता है। खुदा के लिए वी नॉट हैव टू थिंक इट। चीफ पॉलिटिकल लीडर सर, ब्रिगेड साहब, डू वी हैव अ पॉलिटिकल लीडर और वी ओनली हैव पॉलिटिशियंस? ओनली पॉलिटिशियन। कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वाज अ लीडर, ही वाज द ओनली लीडर जो थे जिन्होंने पाकिस्तान बना लिया। और मैं तो कहता हूँ कि खुदा का शुक्र है कि बहुत इज्जत से, एहतराम से, पूरी कौम के एहतराम से वो इस दुनिया से चले गए, वरना पता नहीं हम लोगों ने उनके साथ क्या एंड में करना था। पीजे मीर साहब, इसी बात को आप आगे बढ़ाइए। ये कहा जाता है कि राहुल गांधी साहब, ये जब मैं अपना प्रिपेयर कर रही थी शो के लिए, तो हमारी टीम के अंदर ही एक आर्गुमेंट हो गया, और राहुल गांधी जवान है और नवाज शरीफ बुड्ढा है, या इमरान खान बहुत एनर्जेटिक है। तो मैंने एक इनके एज निकाली। राहुल गांधी 53 ईयर्स के हैं, मरियम नवाज 50 ईयर्स की हैं, बिलावल भुट्टो 35 साल के हैं, नरेंद्र मोदी 73 ईयर्स के हैं,
अगर इमरान खान की बात करूं, वो 71 इयर्स के हैं, नवाज शरीफ 74 इयर्स के हैं, शहबाज शरीफ साहब 72 और आसिफ अली जरदारी 68 इयर्स। क्या उम्र, जवानी, खून का जोश, ये सब चाहिए होता है एक लीडर बनने में और आवाम के साथ कनेक्ट होने में? क्या मसला क्या है कि हम क्यों नहीं अट्रैक्ट कर पा रहे पाकिस्तान की आम आवाम को उस सियासतदान के साथ जिसको उन्होंने वोट करना है और जो उन्हीं आवाम की नुमाइंदगी करेगा पार्लियामेंट में जाकर के? पीजे देखें बिनेश, जिस मुल्क के अंदर आपके लीडर्स को 3-3 गाड़ियां अकम्पनीमेंट चाहिए विद गार्ड्स एंड एवरीथिंग, वो लोगों के लिए क्या करेंगे? वो तो दैट मींस वो तो खुद अपनी जानें बचा रहे हैं, गनमैन रखे हुए हैं, प्रोटोकॉल तो नहीं बट सिक्योरिटी रखी हुई है ऐसी। सो व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट फ्रॉम दोज पीपल जो कि खुद भागे हुए लोगों से? जिस तरह आप सवाल कर रही हैं, उनका कनेक्ट ही कोई नहीं भाई। उनका कैसे कनेक्ट होगा कि जब वो खुद एक प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट उस कर रहे हैं, तो बुलेट प्रूफ आपने वो चीजें रखी हैं। यू नो, अगर वो अंदर जा रहे हैं, एन ऑर्डिनरी मैन नो व्हाट पार्टी ABCD, वो जो एक आम आदमी है वो उनके पास एक्सेस ही कोई नहीं है। सो द पॉइंट इज, हमारे पास लीडर्स नहीं है, हमारे पास प्लीडर्स हैं। दैट इज व्हाट वी हैव। वी डोंट हैव लीडर्स, वी हैव प्लीड। ये प्लीड करते हैं अपने आप को। लीडर जो होता है बड़ा नहीं तो पीजे कोई लीडरशिप का कोई कोर्स करा दे इन सारों को। नवाज शरीफ को NDU भेज देते हैं, मरियम नवाज को भेज देते हैं भाई नेशनल लीडरशिप का कोर्स, या राहुल गांधी से दिलवा दें ट्यूशन, अरेंज कर देंगे, हमारी रियासत अरेंज कर देती है ट्यूशन। क्या करे, क्या पढ़ाना पड़ेगा इनको कि लीडर कैसे बनते हैं? आज आपके पास एक बड़ा अच्छा मौका था कि मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ वुड हैव बीन अ स्टेट्समैन एंड आइकॉन अगर ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ना लड़ते अपनी पार्टी के। ही वाज मोर पावरफुल देन हिज पोजीशन। You know, he's the founder of PMLN. That is the reason Nawaz. अब बात ये है कि क्या जरूरत थी, पता नहीं किसने क्या भूख डाली कि नहीं जी आपने जरूर लड़ना इलेक्शन, और भाई वो बैठे बैठे खुद पीछे कुछ भी कह दें, that can work. But उनका स्टेचर बढ़ जाना था एज एन आइकॉनिक स्टेचर। हमारे अंदर कोई, आप देख लो कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर ले लो। अरे पीजे, आप स्टेचर बढ़ाने की बात कर रहे हैं, वो तो विफाक से बिल्कुल कट कटा के वो तो पंजाब में होकर आके बैठ गए हैं। और स्टेचर से क्या होगा? नवाज शरीफ साहब का स्टेचर तब बनता जब वो इमरान खान की कल्ट फॉलोवर को उनका जवाब देते और उनके तमाम फॉलोअर्स को अगर अपनी तरफ नहीं कर पाते तो कम से कम न्यूट्रल तो कर देते। कम से कम पाकिस्तान की यूथ को ये तो ना करते ना कि इमरान खान ने गलत भी कह दिया तो सही कह दिया। आप यकीन करें पीजे, 4 दिन हफ्ते में शो करती हूँ, मेरा दिमाग खराब हो जाता है। PTI वालों के साथ शो करके दिमाग खराब हो जाता है कि सवाल कुछ करो जवाब कुछ मिलता है। नवाज शरीफ को मैं तब एक स्टेट्समैन मानती जब वो पाकिस्तान की यूथ को न्यूट्रल कर देते। सर, अपनी तरफ की करने की भी मैं बात नहीं कर रही जी, मुकम्मल कर लें पीजे। मेरा भी दुख है ना, क्या करूं, आप लोगों के साथ ही अपना दुख शेयर करूंगी ना। भारत को देख देख के जेलसी होती है सर। जी बोलिए, जी बोलिए सर। अच्छी बात कर रही हैं, अल्लाह पे रहम करेगा, आप ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। बात ये है कि ये हम हर चीज को मिसकंस्ट्रू कर जाते हैं, हर चीज पॉलिटिकल एंगल बना देते हैं। अभी आपने एक रेफरेंस दिया फॉर एग्जांपल जिना हाउस। जिना नेवर स्टेड इन दैट हाउस। वो तो बेचारा लिटिगेशन में चला गया था, 42 में उसने खरीदा, उसके बाद ये रिक्विजिशन हो गया था, इट बिकेम अ मेस, एंड देन 65 के अंदर तो ये कोर कमांडर घर बना है। तो हमने इसको बना जिना हाउस, और भाई जिना नेवर स्टेड इन दैट हाउस। सो हम हर चीज को मिसकंस्ट्रू करते हैं, जो जिसके जो चीज होती है वी डोंट से दैट, एंड दैट इज व्हाट द बेसिक प्रॉब्लम इज इन दिस कंट्री। हर चीज को आप पॉलिटिसाइज कर देते हो, और जिस तरह भी हम बातें कर रहे हैं, हम किसी चीज को, वो कहते हैं ना, वी डोंट रीड द लाइन बट वी रीड बिटवीन द लाइंस। हर चीज को बिटवीन द लाइन जब आप लेके चलोगे बिनेश, आपके ऑब्जेक्टिव्स कहीं नहीं आएंगे। आज मुझे बताओ, उसके ये जो मोदी की आपने बात की है, 3-3.5 हजार थी गुजरात के अंदर इसकी पार की जनरेशन, 12.5 पे वो लेके आ गया। हाँ। मुझे बताओ, उसके बाद 3.1% उसकी इन्फ्लेशन थी इन 23। अब यस इन्फ्लेशन बढ़ गई 8.3 आई थिंक। अब बात क्वेश्चन इज कि दे आर वर्किंग ऑन दोस थिंग्स। हमने कभी बात की? आप सही बात कर रही हैं, हम तो बात और करते हैं, आप सवाल एक करेंगे जवाब कुछ और मिलेगा। हम सीखते नहीं एक दूसरे से, हम एक दूसरे पे इल्जाम के अलावा हमने क्या किया मुझे बता दे। ये हमारा जो नेशनल टेलीविजन है इसके ऊपर क्या है? वो चोर है, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, वो चोर है। दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट पीपल्स, ये के साफ पानी मिल रहा है, एनवायरमेंट है, रिजर्वायर है। अभी आप देखो फ्लड्स आगे आने, आपने को रिजर्वायर बनाया है, विलेजेस उड़ जाएंगे आपके, इरोजन हो रही है,
अभी मैं चेनाब देख के आया हूँ, उसके इरोजन इतनी ज्यादा हो रही है, नो वन इज टॉकिंग अबाउट इट। आप वैसे देख लो कहीं भी आपके पास गंदा पानी आ रहा है, लई का इंटू स्वां, लाहौर में रोही इंटू होडियारा ड्रेन, एंड देन आगे लियारी into your sea. Is anybody talking about purification? No one. So the question is कि we need to get serious. अब वक्त आ गया खुदा के लिए, no one is permanent। आपने एजेस की बड़ी अच्छी बात की, ये सारे एक्सपायरी डेट पे अभी, और एक्सपायरी डेट पे इनकी लेगेसी क्या है मुझे बता दो। Are they leaving any legacy? नहीं, पीजे मरियम तो 50 इयर्स की है, वो तो राहुल गांधी से भी छोटी है, और बिलावल तो महज 35 साल का। ये कौन सी एक्सपायरी एज है? असल में इनका प्रॉब्लम ये है कि इनको पता है कि इनको पकी पकाई मिल जानी है। बिलावल को पता है कि वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले या ना निकले, उन्होंने बिला मुकाबला इलेक्शन जीतना है सर। ये मसले हैं, और कोई तरक्की सर कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलती। मेरा शो कंफर्ट जोन से निकले बगैर हिट नहीं होता सर। कंफर्ट जोन में बैठ जाएंगे, एक शो नहीं चलता कंफर्ट जोन के अंदर। आप मुल्क चलाने की बात कर रहे हैं। खालिद फारूकी साहब, मैं चाहती हूँ आप भी जरा बीच में, आप ऐसे चुप ना रहें, बताएं नवाज शरीफ को ट्यूशन दिलवाएं, फिर ब्रिगेडियर साहब अरेंज कर देंगे। राहुल गांधी साहब से बात करते हैं हम। मरियम को सिर्फ ये प्रॉब्लम है, जरा सा उसको ब्रीदर मिले। किसानों के साथ जाके नहीं मैंने बैठना, मैंने मरी जाके बैठना है। वहां ठंडे कमरे में बैठ के मैंने ये डिसाइड करना है कि मरी के अंदर होटल कैसे बनेगा, प्लाजा कैसे बनेगा, पार्किंग कैसी आएगी। और मियां साहब का पता नहीं कौन सा गम है जो खत्म ही नहीं होता। मुझे ये समझ नहीं आती कि इमरान खान की कल्ट फॉलोइंग से ज्यादा पाकिस्तान का, पाकिस्तानियों का कोई गम हो सकता है कि आपने अपनी पूरी नस्लें बर्बाद कर दी? उससे बड़ा कोई इशू पाकिस्तान में नहीं हो सकता। ये इनको कौन बताएगा? खालिद फारूकी साहब। बीनेश, आप पाकिस्तान और भारत की मिसाल ही क्यों दे रही हैं? देखिए, भारत एक डिफरेंट रियासत है, पाकिस्तान एक डिफरेंट है। वहां पे सियासी जमातें जो हैं स्टेट की पिलर्स हैं। पाकिस्तान में भी सियासी जमातें स्टेट की पिलर्स बन सकती थी। वहां हर इलेक्शन के बाद सियासी जमातें ज्यादा मजबूत होकर नेशनल पार्टीज की शक्ल में सामने आती हैं। यहाँ पे हमारी मेहनत ही सारी ये है कि हमने अपनी नेशनल पार्टीज को किस तरह तोड़ना है, उनके हिस्से बखरे किस तरह से करने हैं, उनको उनके सूबों तक महदूद कैसे करना है। हमारी तो पिछले 50 साल से सियासत ये चल रही है कि हमने, अगर पीपल्स पार्टी एक नेशनल लेवल की सियासत थी, पार्टी थी, तो उसको हमने इलाकाई पार्टी में तब्दील करने की पूरी स्ट्रगल की है। हमने नून लीग के साथ भी ये इशर किया कि उसको पंजाब तक महदूद किया। हमने जो पीटीआई बनी है, तो पीटीआई के साथ भी अब यही मामला हुआ है। हमारे यहाँ तो सारा जोर लगाया जाता है नेशनल पॉलिटिक्स को खत्म करने पे। आप जब नेशनल पॉलिटिक्स खत्म करेंगे तो फिर जो लीडर आएंगे वो इलाकाई होंगे, उनका विजन नेशनल लेवल का होगा ही नहीं। जो भी बंदा सिंध से आता है वो सिंध की बात ही सिर्फ कर रहा है, जो पंजाब से है वो पंजाब की बात ही सिर्फ कर रहा है। यहां तक उसकी सियासत, यहां तक उसका विजन जो है वो महदूद हो जाता है। आप इस तरह से जो माहौल वहां पे राहुल को जो मुयस्सर है, जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को मुयस्सर है, क्या पाकिस्तान में ऐसा है? पाकिस्तान में तो पाबंदियों के बाद, पाकिस्तान में तो एक बड़े नापतोल के बाद किसी पॉलिटिकल पार्टी को किसी एक्टिविटी की इजाजत मिलती है। यहाँ तो उन जमातों को जो कि रियासत अपना जिनको असासा समझती है, उनको बढ़ा के इन पार्टियों के अंदर तकरीबकारी के लिए लगाया जाता है। बात आपकी ठीक है, 50-50 सर 50-50। बिलावल 15 सालों से वहां पे हुकूमत है, कौन सा माहौल चाहिए बिलावल को? सिंध में कौन माहौल प्रोवाइड करेगा? मुझे बताएं। नहीं, आप एक तरफा बात नहीं करें। आप मुझे बताएं, क्या बिलावल को पंजाब में सियासत करने की स्टेट इजाजत देगी? नहीं देगी सर। बिलावल पाकिस्तान तो ये सॉरी पाकिस्तान कह रही हूँ, पंजाब आए तो सही, वो अतात आरर के अगेंस्ट इलेक्शन लड़े थे सर, वो मैंने कैंपेनिंग कवर की है। बिलावल आते ही नहीं थे। ये बातें, यही वो बातें, जैसे भी पीजे ने बात की, उन्होंने आपको जिना हाउस की स्टोरी बता दी ना, तो बाकी भी स्टोरी यही है कि आप जब लोगों को एक से दूसरे इलाके में जाने से इस तरह रोकेंगे, जब आप नहीं आने देंगे, तो फिर वो लीडर महदूद हो जाएंगे। आप मुझे ये बताएं कि बलूचिस्तान के लीडरों को पंजाब में आके उस तरह जलसा जुलूस करने की इजाजत मिलती है? लेकिन खालिद फारूकी साहब, सर ये बात आप मुझे बात बता रहे हैं, ये बात मुझे बिलावल ने नहीं बताई। बिलावल यहाँ पे बिलावल हाउस बनाने के लिए तो बिल्कुल आजाद है, लेकिन पंजाब में आकर सियासत करने के लिए आजाद नहीं है। ये बात मेरी समझ से बाहर है। आसिफ अली जरदारी साहब ने मुझे ये बात नहीं बताई। प्रेसिडेंट मुल्क का बनने के लिए उनको कोई दिक्कत नहीं है। ये बात अगर आपको समझ नहीं है तो आपको समझ होनी चाहिए कि ये लोगों को जिस तरह डिवाइड किया गया है, पॉलिटिकल पार्टीज को जिस तरह डिवाइड किया गया है। खालिद फारूकी साहब, मेरा मसला ये है
जिस जनरेशन से मैं ताल्लुक रखती हूँ खालिद फारूकी साहब, जान की मान पाऊँ, बसद एहतराम, जिस जनरेशन से मैं ताल्लुक रखती हूँ, मैं इसमें यकीन रखती हूँ कि जो बंदा एक विक्टिम कार्ड खेले ना, उसके पीछे नहीं जाना। कंप्लेनेंट तो पहले कंप्लेन करे, बिलावल भुट्टो कंप्लेन तो करें कि उसको ये शख्स रोक रहा है पंजाब में आने से। मैं आपको कह रही हूँ, ऑन रिकॉर्ड कह रही हूँ, सबसे पहले मैं आवाज उठाऊंगी कि ऐसी की तैसी कौन रोक रहा है बिलावल को पंजाब में आने से। देखिए, मैं आपको ये कहता हूं कि 88 में पीपल्स पार्टी की पंजाब में अक्सरियत थी, क्या उसको यहाँ हुकूमत बनाने दी गई? ये इसका सबसे बड़ा सबूत है। जो पॉलिटिकल पार्टी अगर पंजाब में जब उसकी अक्सरियत आई भी, नो सर एक मिनट सर देखिए, बेनजीर को बहैसियत एक लीडर में बड़ा पसंद करती हूँ, लेकिन लेट मी पुट द फैक्ट्स राइट। बेनजीर की शहादत के बाद इनको हुकूमत मिली थी, इनकी बैड गवर्नेंस, बिजली नहीं पूरी कर पा रहे थे सर, उसकी वजह से अवाम ने लोड शेडिंग का गुस्सा निकाला, हर जगह इनकी बैड गवर्नेंस थी। इमरान खान जितने चाहे मर्जी बड़े लीडर बन जाए, पंजाब की अवाम कभी नहीं भूलेगी कि इमरान खान ने बुजदार दिया था पंजाब को। सर ये बैड गवर्नेंस है, इनकी अपनी करनी है। जी सर, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन कब बेनजीर की शहादत के बाद पंजाब में पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी? बनने दी नहीं जाती, इसलिए नहीं बनने दी जाती, एक तो उनकी अपनी नाअहली, और दूसरा ये कि स्टेट ने इक्तदार की तकसीम का एक फार्मूला वज़ा किया हुआ है। लीडरों को महदूद रखना है, उनको उनके इलाकों में बंद रखना है। पाकिस्तान में पॉपुलर लीडर चाहिए ही नहीं, पाकिस्तान में विजनरी लीडर चाहिए ही नहीं, पाकिस्तान में ऐसा लीडर चाहिए नहीं जिसकी पूरे पाकिस्तान तक एक्सेस हो। हमने पूरी कोशिश करनी है कि हमने नेशनल पार्टीज को कैसे तोड़ना है, उनको कमजोर कैसे करना है। बाकी तो मैंने आपको बताया कि जो स्टाफ है पाकिस्तान में, ये डे 1 से, सिवाय मैंने कहा कि पाकिस्तान की अवामी सियासत में जुल्फकार अली ठीक है सर, मुझे तो एक बात और पता है खालिद फारूकी साहब, एक बात मुझे और पता है कि पंजाब में हो या वफाक में हो, जब भी नून लीग की हुकूमत आई है ना, पीपल्स पार्टी ने अपना शेयर जरूर रखा है, तब उनका शेयर रखने से उन्हें कोई नहीं रोकता है। राजा रियाज भी आपको याद है ना, ये अभी भी पंजाब में, अब आपको याद है ना कि क्या क्या कुछ मिला हुआ है। या अभी पिछले दिनों जो हद तक इज्जत का कानून किया, कैसे डबल गेम किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। सर ये अपनी सियासत के साथ जेन्युइन नहीं है इनका, इसलिए ये हाल होता है सर। मैंने बताया ये इक़्तिदार की तकसीम का फार्मूला है ना, जिसमें पीपल्स पार्टी की उसमें शरीक हो गई है, ये उसकी कसूरवार है, बिल्कुल इसकी कसूरवार है। चलिए अच्छा सर, मुझे ब्रेक लेना है। ये मुझे लगता है मैंने ना दुखती रग पे हाथ रख दिया सबके, अब हर एक का अपना अपना तरीका है मेरे साथ कैथार्सिस करने का। ये तो मुझे लग रहा है मेरी ये कोई बहस चल रही है, लेकिन एक और एंगल है मीडिया का, जो कि हमें भारत से बिल्कुल सीखना चाहिए। मैं चाहती हूं कि आखिरी सेगमेंट हम इसके ऊपर जो है जरूर रखें। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे तो मैं जर्नलिस्टों से ही स्टार्ट करूंगी। विल बी बैक। वेलकम बैक जी। पीजे मीर साहब, एक यूट्यूबर, नाम आप उसका याद रख लें, सुना है तो अच्छी बात है, अगर नहीं सुना तो आज के बाद आप उसका नाम नहीं भूलेंगे। उसका नाम है ध्रुव राठी, इंडियन है। उस एक लड़के ने तनहा मोदी सरकार के 200-250 वोट अपनी तरफ कर लिए। अपनी तरफ से मुराद ये है कि मोदी सरकार उनकी वजह से हार गई। पाकिस्तान में यूट्यूबर्स को देख लें, सारे मेरे कॉलीग्स हैं, सारों से जान पहचान है, हर कोई डॉलर और लाइक के पीछे है। पाकिस्तान के बाहर से यूट्यूब चैनल्स ऑपरेट होते हैं, कल्ट फॉलोअर्स के यूट्यूब चैनल्स ऑपरेट होते हैं, और मुद्दा होता है एंटी पाकिस्तान बयानिया, लाइक्स, डॉलर्स, दैट्स इट। इसको कौन ठीक करेगा? जी पीजे। देखिए, जब आप पॉपुलैरिटी मांगते हैं ना, कि जो भी गवर्नमेंट हो, अच्छी हो बुरी हो, आप उसके खिलाफ जब बात करते हैं तो आपको एक सपोर्ट मिलती है। ये पाकिस्तान नहीं है, पूरी दुनिया के अंदर है। सो दिस इज नथिंग न्यू, बट एट द एंड ऑफ द डे ऐसे जो लोग होते हैं मेरी नज़र में, जो कि एंटी स्टेट बात करते हैं, और पर्टिकुलरली इन स्टेट लाइक पाकिस्तान, कि जहाँ वैसे ही बाइफिकेशन है और इख्तलाफात है, तलखियाँ एक दूसरे के अंदर, और ऑफ कोर्स हमने देखा है कि प्रोविंस के अंदर बड़े सक्सेशनिस्ट किस्म के लोग भी बैठे हुए हैं, एंड फिर आपको बड़े एग्जांपल्स मिलते हैं। एंड योर बिगेस्ट एग्जांपल ऑफ कोर्स, जब आप डेमोक्रेसी की बात करती हैं, तो जब आपको 56% मिल गया था किसी को, तो दे देते, तो इस पाकिस्तान की जो आज अब रो रहे हैं वो रोना धोना ना हो। तो आज जो हम बात कर रहे हैं कि एक तो आपका जो अपना पर्टिकुलरली पाकिस्तानी सोशल मीडिया, दैट इज अ बायस्ड सोशल मीडिया, दैट इज एन इग्नोरेंट सोशल मीडिया, दैट इज जिनको आप कहते हैं ये जर्नलिस्ट है, दे नॉट जर्नलिस्ट ऑन द सोशल मीडिया। आई एम सॉरी टू से, जो जर्नलिस्ट होता है वो इतने लो लेवल पे नहीं आता जिस तरह हमने अपने सोशल मीडिया को किया है। आप पर्सनालिटीज के ऊपर जाते हैं, यहाँ आप लोगों की पर्सनल लाइफ्स के ऊपर, you're not giving us any solid information या solid conversation जिसके अंदर हम लर्न करें। लर्निंग प्रोसेस तो है नहीं है। पाकिस्तान की आवाम आपको रेटिंग कहाँ से मिलेगी? 4 गालियां में पड़ जाए आपको रेटिंग मिल जाती है। ये तो हमारी कौम है, तो ये कौम कैसे तरक्की करेगी खुद, कि जो एक थर्ड क्लास
एक कोई भी शो ABCD मेरा शो, अगर उसके अंदर गाली गलोच एक दूसरे के गले पकड़ रहे एंड से वाह जी वाह क्या रेटिंग है. सो दिस इज द मेंटालिटी यू सी इन अ कंट्री एंड दैट इज द रीजन वी डू नॉट डेवलप. इस चीज को अगर आप कर लो. बहुत अच्छा पॉइंट दिया, बड़ा जबरदस्त, दिल की बात कर दी है. पीजे यू हैव माय हार्ट, आपने मेरे दिल की बात कर दी है. ब्रिगेड साहब सबसे पहले तो ये बताएं ना, आप इनकी क्यों नहीं हुकूमत बनने देते पंजाब में? गवर्नरशिप आप इनको दे देते हैं, काबीना में आप इनको पोर्टफोलियो दे देते हैं, बना दे भाई, चीफ मिनिस्टर बना दें, खालिद फारूकी सब खुश हो जाएंगे. खोले रास्ते भाई. बात ये है कि देखें, बनीश एक बात याद रखें, देखिए मिलिट्री इज अ सिंबल ऑफ स्ट्रॉन्ग फेडरेशन. द मोर मिलिट्री स्ट्रॉन्ग, द मोर फेडरेशन इज स्ट्रॉन्ग. अब सबसे बड़ा डायकोटमी हमारे मुल्क में ये हुई, जो पहले नेशनल पार्टी थी वो सारी प्रोविंशियल पार्टीज बन गई है. दैट इज अ वेरी सीरियस थ्रेट टू फेडरेशन. एक तो ये है. सेकंड, बिल्कुल इंटरफेरेंस नहीं होती है. आप देखें इस वक्त भी पंजाब में क्या क्या पीपल्स पार्टी को मिला हुआ है, कैसे वो हुकूमत कर रहे हैं, उनका गवर्नर उनका है, उसके बाद उनके पास और कितनी अपार्टमेंट्स हैं. बलूचिस्तान में देख लें, कराची में तो, सिंध में तो उनके पास है ही, KPK में देख लें किसका गवर्नर है. तो हर जगह पर बस ये बात है, हुकूमत ने देनी है, एस्टेब्लिशमेंट में नहीं देनी है. यही हम अब आप जो मीडिया की बात करेंगे, देखें इंडिया में देख लें, उन्होंने BJP को क्रिटिसाइज किया होगा, उन्होंने जितनी सोशल मीडिया पे ऑपोजिशन को किया होगा, राहुल गांधी को किया होगा, लेकिन किसी ने अपनी मुसल्लह अफवाज सिक्योरिटी फोर्सेस के बारे में नहीं बात की होगी. दे डोंट टॉक, they can speak. Yes, what nothing against anti-state, nothing against India. Yes. India. उन्होंने, आप देख लें, कश्मीर के बारे में कभी नहीं कहा कि इंडिया क्या जुल्म क्यों उनकी फौज कर रही है, या सिखों के साथ क्या हो रहा है, या सोचो कि वो जो मर्जी पॉलिटिक्स की बात करते हैं. हमारे मुल्क में प्रॉब्लम ये है कि जो भी एंटी एस्टेब्लिशमेंट, एंटी स्टेट बात है, वो सब लेकर से चल पड़ते हैं, और ये फिर उसके बाद कोई चेक बैलेंस नहीं है. हुकूमत अपनी अथॉरिटी शो करना चाहती है, और एनिमी के नैरेटिव को इनएडवर्टेंटली वो उसको लेके चलते हैं कि फौज और अवाम को जो एक खलीज है उसको गैप बढ़ाते जाओ, फौज को कमजोर करो और फेडरेशन को नुकसान. वेरी वैलिड पॉइंट. आई हैव वेरी लेस टाइम, बट आपका बहुत वैल्यूएबल पॉइंट आ गया. मैं आखिरी 1 मिनट जो है फारूकी साहब आपको देना चाहती हूँ. व्यूज और डॉलर्स का धंधा, जो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं वो कल्ट फॉलोवर क्यों है? जस्ट 1 लास्ट मिनट सर. नहीं, देखिए, ये जो ब्रिगेडियर साहब ने बात की ना, इंडिया के मीडिया की खूबी उन्होंने ये बताई सोशल मीडिया की, कि उन्होंने सिखों के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई हुई तो उनके सोशल मीडिया खामोश रहा, उन्होंने बात नहीं की, या कश्मीर के बारे में बात नहीं की. ये तो उनके मीडिया की फिर बुज़दिली है, ये कोई खुसूसियत नहीं है. उन्हें बात करनी चाहिए थी. पाकिस्तान में भी जहाँ जुल्म और ज्यादती होती है वहां बात करनी चाहिए सोशल मीडिया को. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारा सोशल मीडिया जिस वक्त हमारे सामने जो स्टफ है, ये किसी और का तैयार किया हुआ था. ये सियासतदानों की बेइज्जती करने के लिए, इंसल्ट करने के लिए हमने खुद तैयार किया था. ये उधर ही चल पड़े. अब एक तो ये है कि उनका कल्ट है, एक तो ये है कि वो अपनी लीडरशिप के साथ हैं, दूसरी है कि वो डॉलर कमा रहे हैं. मीडिया पे बैठा एक आदमी जिसको हम जर्नलिस्ट समझते हैं, उसमें और एक टिकटॉकर में कोई फर्क नहीं रहा. दोनों पैसा कमाने के लिए. चलिए सर, आई थॉरली एंजॉयड टुडेज शो. आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम. बहुत बहुत शुक्रिया. और मैं समझती हूँ कि ऐसे थॉट प्रोवोकिंग शोज जो है हमारी पाकिस्तानी मीडिया में और होने चाहिए, एंड डेफिनेटली आई विल प्ले माय बिट इन इट. आज के लिए इतना ही. आपका फीडबैक का इंतजार रहेगा. सी यू सून.